Hello students, welcome to my channel Shweta Yadav Tutorials. We are committed to making your tomorrow better. Please like and subscribe my channel and don't forget to press bell icon for new updates. लास्ट वीडियो में हमने फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात की थी। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो पढ़ेंगे वो है प्रोटीन, कि किस तरीके से प्रोटीन भी स्टेप वाइज डाइजेस्ट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। As we all know that protein is broken into amino acid. प्रोटीन को अमाइनो एसिड में तोड़ा जाता है अल्टीमेटली, या अमाइनो एसिड प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है। तो ये प्रोटीन डाइजेशन होता है एंजाइम की हेल्प से, और इन एंजाइम्स को हम बोलते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं वो एंजाइम कहलाते हैं प्रोटियो, यानी प्रोटीन, लाइटिक मतलब तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स को हम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो बोलेंगे पेप्टाइडेज या प्रोटीएजेज। ये नाम प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम के लिए यूज किए जाते हैं या प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के लिए यूज किए जाते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट इज पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या है और ये कितने टाइप का होता है। जो पेप्टाइडेज है ये दो टाइप का है, एंडोपेप्टाइडेज एंड एक्सोपेप्टाइडेज। दो टाइप का है, एंडो एक्सो। थोड़ी बात यहाँ पे ये समझनी होगी क्योंकि हम बहुत सारे एंजाइम्स पढ़ेंगे, उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा एंडोपेप्टाइडेज है और कौन सा एक्सोपेप्टाइडेज है और काम क्या कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करें एंडो की, तो सबसे पहले प्रोटीन है क्या एग्जैक्टली? अमाइनो एसिड की एक बड़ी चेन, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड, मान लीजिए 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हैं, मान लीजिए 120 है, 100 है, 200 है, ऐसे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। जब अमाइनो एसिड की बहुत बड़ी चेन होती है तो बोली जाती है पॉली चेन। जैसे हमने बोला था ना पॉलीसैकेराइड पहले, तो जब प्रोटीन की चेन होगी तो उसको बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। पेप्टाइड वर्ड दिया जाता है प्रोटीन के कॉन्सेप्ट में। तो एंडोपेप्टाइडेज नाम से थोड़ा समझें तो ये एंजाइम अंदर से कट करेगा अमाइनो एसिड की चेन को, यानी कि जो एंजाइम अमाइनो एसिड को अंदर से काटता है, बट वो छोटे छोटे यानी कि सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड नहीं बना के प्रोटीन की छोटी छोटी चेन्स बना देता है, ऐसा एंजाइम कहलाता है एंडोपेप्टाइडेज। वहीं जब हम एक्सोपेप्टाइडेज की बात करेंगे तो मान लीजिए ये अमाइनो एसिड की चेन है। इस अमाइनो एसिड की चेन को कॉर्नर से यानी कि टर्मिनल पार्ट से कट करने का काम करता है। यहाँ से काट दिया तो ये अमाइनो एसिड फ्री हो गया, यहाँ से काटा तो ये अमाइनो एसिड फ्री हो गया, यानी कि टर्मिनल पार्ट से काटा। तो जब ये टर्मिनल पार्ट से काटता है यानी कि कॉर्नर से अमाइनो एसिड को ब्रेक करता है, तोड़ता है, तो सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड सेपरेट हो जाते हैं। ऐसे पेप्टाइडेज कहलाते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। तो दो तरीके के हैं, एंडो एंड एक्सो। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं डाइजेशन की, तो डाइजेशन हमें पता है कि जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। डाइजेशन स्टार्ट हुआ है ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन की बात हम कर रहे हैं? प्रोटीन के डाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना कि ओरल कैविटी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। सो नो प्रोटीन डाइजेशन टेक्स प्लेस हियर। किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता क्योंकि सलाइवा में नो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम इज प्रेजेंट। सलाइवा में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। अब जब नहीं है तो नेचुरली फूड तो नीचे स्टमक में आएगा, तो हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्टमक, कि किस प्रकार से प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में किया जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा स्टमक के बारे में जान ले। ऑलरेडी हम जान चुके हैं, बट ये बातें यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है कि स्टमक किस प्रकार से डाइजेशन करता है। जब फूड रीचेज इन द स्टमक, व्हेन द फूड रीचेज इन द स्टमक, जब फूड स्टमक में पहुँच जाता है
तो यहाँ पे जो जी सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन सेल पढ़ी थी हमने, थोड़ा याद करें। एंडोक्राइन सेल्स दैट इज जी सेल क्या करती हैं, ये गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती हैं और वो स्टिमुलेट करता है स्टमक को गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करने के लिए, यानी कि इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस स्टमक से बने इस चीज को ये स्टिमुलेट करता है। जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन है ये दो तरीके से कंट्रोल होता है, न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। न्यूरल का मतलब है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम और हार्मोनल कंट्रोल का मतलब है कि हार्मोन के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। तो हमारे स्टमक पे भी दो चीज़ों का कंट्रोल है, हमारे नर्वस सिस्टम का भी और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का भी। अब यहाँ पे किस तरीके से केमिकल सब्सटेंसेस स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या कॉम्पोजिशन है गैस्ट्रिक जूस का। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन से पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि कितना गैस्ट्रिक जूस पर डे सिक्रीट होता है। तो 2000 टू 3000 ml गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है, 99.5% वाटर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है 0.2 टू 0.3%, pH इसका 1.5 टू 2.5 है और यहाँ पे म्यूकस भी मौजूद है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है और गैस्ट्रिक एंजाइम्स भी हैं जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत कम होता है बट प्रेजेंट है। अब जब हम फंक्शंस ऑफ HCl की बात करें कि HCl एग्जैक्टली करता क्या है, इसका मतलब डाइजेशन की बात हो रही है, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ा जा रहा है, तो HCl का क्या रोल है। HCl एक एक्टिवेटर की तरह काम करता है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में बदल देता है। जैसे पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, इसको पेप्सिन में बदला गया, किसने बदला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने बदला। ज़रूरी था ये बदलना, नहीं तो स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाता। प्रोरेनिन इनएक्टिव है, इस पे भी HCl एक्ट करता है और इसको एक्टिव रेनिन बना देता है। याद रखना यहाँ पे डबल N है, रेनिन है, रेनिन स्टमक में मिलता है। मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। और भी इंपॉर्टेंस है HCl की, बैक्टीरिया को किल करता है। लाइसोजाइम ने बकल कैविटी में ये काम किया तो HCl स्टमक में सेम काम रिपीट करता है। HCl स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा। जब हम खाना निगलते हैं, स्वॉलो करते हैं, तो उसमें सलेवरी एमाइलेज है सलाइवा के साथ, उसके एक्शन को कम कर देता है, ख़त्म कर देता है। और हाईली एसिडिक मीडियम भी प्रोवाइड करता है। इट डिजॉल्व्स द हार्ड पोर्शन ऑफ द फूड, यानी कि फूड का अगर कोई हार्ड पोर्शन है स्टमक में ड्यूरिंग चर्निंग, उसको भी ये सॉफ्ट बना देता है। ये सारे जनरल फंक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। अब यहाँ पे हम डाइजेशन की बात करें तो फिर से एंजाइम्स पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले हम मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात कर लेते हैं। द नेम ऑफ द एंजाइम इज रेनिन। रेनिन इज द एंजाइम, द अनदर नेम इज काइमोसिन, इसका दूसरा नाम है काइमोसिन। अब यहाँ पे रेनिन इज एक्टिव इन द चाइल्डहुड, यानी कि रेनिन चाइल्डहुड में एक्टिव होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट मैमल्स, हम मैमल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैमल्स में चाइल्डहुड में ये एक्टिव होता है। करता क्या है, कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि मिल्क को कर्ड में बदलने का काम करता है। मिल्क क्या है, एक सॉलेबल प्रोटीन है, कर्ड क्या है, एक इनसॉलेबल प्रोटीन है। तो एक सॉलेबल प्रोटीन को इनसॉलेबल प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिसको हम कहते हैं क्लॉट ऑफ द मिल्क, यानी कि दूध का जमना। कोगुलेशन वर्ड भी यूज किया जाता है, क्लॉटिंग भी वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। अडल्ट्स में ये इनएक्टिव होता है और इन अडल्ट्स, यानी कि अगर ये इनएक्टिव है तो ये काम कर कौन रहा है, ये काम करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये काम करेगा पेप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद है। यानी कि तीनों एंजाइम कर्डलिंग ऑफ मिल्क करते हैं।
जो मिल्क प्रोटीन है उसका एक नाम दिया गया है कैसीन। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिल्क प्रोटीन? कैसीन। किस प्रकार का प्रोटीन है? सॉल्युबल प्रोटीन है, ध्यान रखना, इट इज अ सॉल्युबल प्रोटीन। इसको जरूरी है कन्वर्ट करना, नहीं तो ये काम नहीं आएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली रिएक्शन में? जो कैसीन है ये मिल्क प्रोटीन है, रेनिन की सहायता से ये पैरा कैसीन में बदलता है सबसे पहले। रेनिन की सहायता से कैसीन पैरा कैसीन में बदलता है। पैरा कैसीन कैल्शियम की सहायता से, पैरा कैसीन कैल्शियम की सहायता से कैल्शियम पैरा कैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो पैरा कैसीन तो पहले ही था, कैल्शियम और आगे जुड़ गया तो क्या बना? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। इस एंजाइम को काम करने के लिए जो पीएच चाहिए वो ऑप्टिमम पीएच है 1.8, यानी कि एसिडिक पीएच पे ही ये काम करेगा। और ये एसिडिक पीएच पे काम करके क्या करेगा एग्जैक्टली? ये कर्डलिंग ऑफ मिल्क करेगा। इसको क्लॉटिंग ऑफ मिल्क या कोगुलेशन ऑफ मिल्क भी बोला जाता है। कर्डलिंग, कोगुलेशन, क्लॉटिंग ऑफ मिल्क। आफ्टर बिकमिंग इनसॉल्युबल, जब दूध इनसॉल्युबल बन गया यानी कि जम गया, दही जैसा हो गया, तो ये जो है इस प्रकार का मिल्क स्टमक में लंबे समय तक के लिए रह सकता है। एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, जब हम बात करते हैं रेनिन की, तो रेनिन सभी मैमल्स में हमने बोला कि चाइल्डहुड में यानी कि यंग एज में सिक्रीट होता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं, अडल्ट्स बन जाते हैं, तो रेनिन का सेक्रेशन खत्म हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है। बट ध्यान रखिएगा सभी मैमल्स में एक्सेप्ट ह्यूमंस, हम ह्यूमंस की बात यहाँ पे नहीं करते। थोड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि ह्यूमंस में ये धीरे धीरे इनएक्टिव होता है, धीरे धीरे इसका सिक्रीशन कम होता है। इसलिए बोला जाता है कि बूढ़े होने पे जब दूध पीते हैं तो दूध इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, पर दही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। दही इसलिए इजीली डाइजेस्ट हो जाता है क्योंकि उसमें ये प्रोसेस लगभग हो चुका होता है, और इस प्रोसेस के होने के बाद यहाँ पे पेप्सिन काम करके इसको पूरी तरीके से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे हमने मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम की बात की। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेप्सिन की। पेप्सिन स्टमक में है। पेप्सिन की साइट क्या है? स्टमक। ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन की फॉर्म में रिलीज होता है। इट रिलीजेस एज अ पेप्सिनोजन। फिर ये एक्टिव बनाया जाता है। इसको बनाने में मुख्य भूमिका जो निभाता है दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्टमक अपनी प्रोटीन से बनी लाइनिंग को खुद ही डाइजेस्ट कर जाएगा। यहाँ पे ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन मैंने अभी अभी बताया था बहुत बड़ी चेन है अमाइनो एसिड्स की। मान लीजिए 100 अमाइनो एसिड्स की चेन है प्रोटीन। क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। इस पे एक्ट करेगा पेप्सिन। ये पेप्सिन कैसा एंजाइम है? एंडो पेप्टाइडेज है। अंदर से कट करेगा बॉन्ड को, और क्या करेगा? ये कट करने के बाद छोटे छोटे प्रोटीन की चेन बना देगा, यानी कि छोटे छोटे अमाइनो एसिड की चेन या छोटे प्रोटीन ये बना देगा। तो इनको हम बोलेंगे पेप्टोन्स, प्रोटीएजेस और पेप्टाइड्स। अभी तक अमाइनो एसिड नहीं बना है। पेप्सिन को काम करने के लिए जो पीएच चाहिए, ऑप्टिमम पीएच इज 1.8, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच है HCl की वजह से इतना मेंटेन्ड है। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि डिओडिनम में किस प्रकार से डाइजेस्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो डिओडिनम वाला पार्ट है ये पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस रिसीव करता है। पैरेलली ये बाइल जूस भी रिसीव करता है। बाइल जूस क्या करता है? स्टमक से आने वाले चाइम यानी एसिडिक चाइम के मीडियम को रेगुलेट करता है। एसिडिक फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर लाइनिंग है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से बर्न करेंगी,
उसको ख़त्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए बाइल जूस एल्कलिनिटी प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है, चाइम को एल्कलाइन बनाने का काम करता है। बाइल ने अपना काम कर दिया, उसमें कोई एंजाइम नहीं है, यानी कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहाँ पे नहीं हो रही है। फिर पैनक्रियाटिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के एंजाइम्स हैं। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। वी विल डिस्कस ऑल द एंजाइम्स वन बाय वन। एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में हैं, पहले उनको एक्टिव किया जाएगा। स्टमक में HCl ये काम कर रहा था, यहाँ पे वो काम कौन करेगा वो पहले पता करते हैं। तो एंटेरोकाइनेज एक एक्टिवेटर है जिसको हम बोलते हैं एंडोपेप्टाइडेज। ये इंटेस्टिनल जूस में मौजूद है और एक्टिवेट करता है इंटेस्टाइन में। किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को एक्टिवेट करता है, यानी कि पैनक्रियास से आने वाला ट्रिप्सिनोजन। पैनक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम मौजूद है ट्रिप्सिनोजन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, उसको एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। तो पहले आप ये समझें कि पैनक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज फर्स्ट, सेकेंड ट्रिप्सिनोजन एंड थर्ड काइमोट्रिप्सिनोजन। ये 3 एंजाइम्स हैं। यहाँ पे प्रो जन वर्ड ये शो करता है कि ये एंजाइम फिलहाल इनएक्टिव हैं। तो सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट, यानी कि इसको जगाया जाए तो ये बाकी को जगाएगा, बाकी को एक्टिवेट करेगा। तो ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज और कैल्शियम की सहायता से एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। अब ये जो ट्रिप्सिन एक्टिवेट हो गया, ये क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को और काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करेगा। एक बार इसको डिटेल में समझें। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, एंटेरोकाइनेज या एंडोपेप्टाइडेज और कैल्शियम की सहायता से एक्टिव में कन्वर्ट हुआ। अब ये एक्टिव बन गया, ये जाग गया, तो इसने क्या किया, काइमोट्रिप्सिन को जगाया, इसको बोला कि तुम एक्टिवेट हो जाओ। तो काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट हुआ। काइमोट्रिप्सिन के साथ एक और जो पैनक्रियाटिक जूस में एंजाइम था प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, उसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि दोनों को एक्टिवेट इसने कर दिया। तो जब एक्टिवेट हो गए तो ये बने कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। अब ये सभी मिलके, ये तीनों मिलके क्या करेंगे, ये फिर से प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे, क्योंकि हम प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन ही ज़रूरी माना गया है यहाँ पे। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटीएजेस स्टमक में बने थे और जो प्रोटीन बच गए थे उन पे एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और इनको ये बदल देगा डाइपेप्टाइड्स में। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड्स गेट कन्वर्टेड इनटू डाइपेप्टाइड्स। बहुत बड़ी चेन थी, छोटे छोटे चेन्स में बटी, छोटे छोटे प्रोटीन के चेन्स मिले, उनको पॉलीपेप्टाइड ही बोलेंगे। अब ये जो चेन्स थी ये डाइपेप्टाइड में बदली, यानी कि अमाइनो एसिड, दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हैं या 3 जुड़े हैं, तो 3 या 2 अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो ट्राइपेप्टाइड्स बने। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म कैसे होगा, वो ज्वाजिनम और इलियम में होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, डाइपेप्टाइड यहाँ पे मिल गए हैं, यहाँ पे डाइपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने का एंजाइम डाइपेप्टाइडेज, नाम जैसा ही काम। तो यहाँ पे डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने वाला डाइपेप्टाइडेज, यहाँ पे हम ASE लगा देंगे तो नेम ऑफ द एंजाइम आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि डाइपेप्टाइड्स को डाइजेस्ट करने के लिए डाइपेप्टाइडेज किस में बदलेगा, अमाइनो एसिड्स में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, पॉलीपेप्टाइड्स कन्वर्ट हुए डाइपेप्टाइड्स में
जैसे पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हुए थे और यहाँ पे अल्टीमेटली अमाइनो एसिड्स बन गए, इनको बोलेंगे मोनोपेप्टाइड्स, या आप डायरेक्टली बहुत सिंपल भाषा में बोले अमाइनो एसिड्स बन गए। अमाइनो एसिड्स जब बने तो इनसे ज़्यादा अब छोटा कोई मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड यहाँ पे बन चुके हैं। अमाइनो एसिड को बनाने में कौन कौन से एंजाइम्स ने अपना रोल प्ले किया? तो डाइपेप्टाइडेज का दूसरा नाम एरप्सिन। एरप्सिन क्या करता है? डाइपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में बदल देता है। और कौन है यहाँ पे? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। और तीसरा है अमाइनोपेप्टाइडेज। अमाइनोपेप्टाइडेज अमाइनो एसिड को बनाने वाला, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज भी अमाइनो एसिड को बनाने वाला। अब क्वेश्चन ये है कि ये इंटेस्टिनल जूस में है या पैनक्रियाटिक जूस में है? तो डाइपेप्टाइडेजेस इंटेस्टिनल जूस में है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और अमाइनोपेप्टाइडेज ये भी कहाँ पे हैं? इंटेस्टिनल जूस का ही पार्ट है। बट जब हमने पहले एक स्लाइड पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो यहाँ पे जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज या कार्बोक्सीपेप्टाइडेज है ये पैनक्रियाटिक जूस से रिलीज हो रहा है। अल्टीमेटली अमाइनो एसिड बन गए। पीएच लगभग सब में सेम 7.8 और यहाँ पे भी 7.8, यानी कि ये इस ऑप्टिमम पीएच पे काम करेंगे, एल्कलाइन पीएच पे ही काम करेंगे। तो यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली अमाइनो एसिड बन जाते हैं। तो प्रोटीन डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो है अमाइनो एसिड। दूसरी बात, जब इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि दो टाइप के पेप्टाइडेज होते हैं, एंडो और एक्सो। थोड़ा सा यहाँ से ही समझ लें, एक्सो पेप्टाइडेज सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड बना रहे हैं, सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड बना रहे हैं। तो कौन कौन से समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? अमाइनो पेप्टाइडेज, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज और डाइपेप्टाइडेज। कैड याद रखने के लिए अमाइनो, कार्बोक्सी और डाई, या कार्बोक्सी, अमाइनो और डाइपेप्टाइडेज क्या बना रहे हैं? अमाइनो एसिड। इनको बोलेंगे हम एक्सो पेप्टाइडेज, सिंगल सिंगल अमाइनो एसिड बनाने वाले। बाकी बचे तीन और, पीसीटी। पीसीटी मेनली आपने 10th क्लास में पढ़ा है। पीसीटी दैट इज प्लांट टिश्यू कल्चर। तो यहाँ पे टिश्यू को हम पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा याद रखने के लिए क्या बोलेंगे? पेप्सिन, टी फॉर ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पे आप इसको पीसीटी से भी याद रख सकते हैं और पीटीसी से, जैसा भी आपको याद रहे उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये क्या कहलाएंगे? एंडोपेप्टाइडेज कहलाएंगे, यानी कि बड़ी प्रोटीन की चेन को बीच से तोड़ते हैं, अंदर से तोड़ते हैं और बीच से तोड़ते हैं। तो यहाँ खत्म हुआ प्रोटीन का डाइजेशन। तो हमने दो मैक्रोमोलिक्यूल का डाइजेशन पढ़ लिया है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैट्स और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बारे में।